करना यार कंफ्यूज, और भी क्वेश्चन में करने हैं। बनेगा ना वो आइडेंटिकल वो आइडेंटिकल आ जाएगा ना। मैं तो तुमको जिंदगी बेकार है। लास्ट टॉपिक Recording in progress. यूजेस किसके बताए थे हम लोगों ने? S2 के यूजेस कर लिए थे, मतलब S2 पढ़ लिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ कर लिया था। क्या केमिकल हो गया H2 तो इतने दिनों बाद क्लास लगती है, क्या चल रहा है? तो मतलब S2 खत्म हो गया बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे आप लोग हाइड्राइड। डालेंगे हाइड्राइड। क्या होता है हाइड्राइड? मेटल और नॉन मेटल के हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड हाइड्राइड्स कहते हैं, है ना। मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड्स हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड कहते हैं। कितने टाइप के होते हैं ये? नंबर 1 आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड, इसे हम लोग क्या कहते हैं? और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, और तीसरा नाम है सलाइन हाइड्राइड। क्या? सलाइन हाइड्राइड। अभी डिटेल में इसका एग्जांपल वगैरह देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड, और इसे क्या कहते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तीसरी कैटेगरी जबरदस्ती बनाई हुई है, हम लोगों ने पढ़ रखा है इसे पहले से ही, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। हाइड्राइड और कुछ ये पढ़ा था ऑक्लूजन कंपाउंड्स। बस ये 3 टाइप के हैं हमारे पास हाइड्राइड्स पढ़ने हैं हमें। तो टाइप 1 डाल देते हैं, आयोनिक हाइड्राइड। नाम से ही क्लियर है, मेटल प्लस हाइड्रोजन आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, किसके हाइड्राइड? मेटल के। हाइड्राइड ऑफ मेटल्स। कौन सा मेटल? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। ठीक है, क्यों नहीं मैं एल्यूमिनियम वगैरह लिख रहा हूँ यहाँ पे? वो है ना एम्फोटेरिक। कोवलेंट हाइड्राइड में आते हैं ना वो लोग, एम्फोटेरिक और वही तो, मैं क्या डिफरेंस नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो? एम्फोटेरिक मतलब अपने आंसर को बस जबरदस्ती सही कर दो। हाइड्राइड्स ऑफ मेटल मेनली एस ब्लॉक आते हैं इसमें। देखो, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, मीडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड। यहाँ पे बेरिलियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंडियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड। थोड़ी बहुत केमिकल बॉन्डिंग हो चुकी है। पजांस रूल पढ़ चुके हो कि भाई कोई भी आयनिक कंपाउंड प्योरली आयनिक नहीं होता, उसमें परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। वही अगर कैटायन में चार्ज छोटा हो गया साइज और चार्ज हाई हो गया, आयन बड़ा साइज का हो गया, तो उसमें पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन होने की वजह से उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो जो मैन और जो H नेगेटिव का साइज होता है ठीक ठाक ब्रोमीन नेगेटिव के बराबर आ जाता है। ब्रोमीन के बराबर आ जाता है, ब्रोमीन नेगेटिव कह रहा हूं, ब्रोमीन के बराबर आ जाता है, इतना बड़ा साइज होता है इसका। तो यहाँ पे पोलराइजेशन बहुत होगा, तो ये स्लाइटली कोवेलेंट होगा। क्या होगा? स्लाइटली कोवेलेंट होगा, लेकिन ये इतना कोवेलेंट नहीं होगा कि हम इसे समान से बाहर कर दें, तो आयनिक की कैटेगरी में रख लेंगे तरस खा के, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन ये ना लाए, इनमें तो पॉजिटिव 1 चार्ज है, इसमें पॉजिटिव 2 चार्ज है। ढंग से पहचान रूल लगेगा, है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो कैसे हो जाएंगे? कोवेलेंट, हाईली कोवेलेंट वो भी हैं। तो इसलिए हम इन्हें आयनिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं रखते। सर H नेगेटिव तो बिगेस्ट अनायन है। यस बच्चे, यही बोला मैंने कि बिगेस्ट नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ब्रोमीन की फैमिली में आ जाता है, Br के बराबर आ जाता है। मतलब नेगेटिव में सबसे बड़ा, नेगेटिव में वही है सबसे बड़ा। हाँ, आयोडाइड आयन भी नहीं होगा उसके बड़ा।
नहीं, चलो बढ़िया, अवेयर हो आप लोग। तो ये है आयनिक हाइड्राइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं आयनिक हाइड्राइड की यहीं पे। बोर्ड खाली है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिक सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सबको पता है कि क्या है ये। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड है, एमॉर्फस या क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, ठीक है। आयनिक सॉलिड है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। किसमें करेंगे, मोल्टन और लिक्विड स्टेट में? मोल्टन स्टेट में करेंगे, लिक्विड स्टेट सॉल्यूशन में भी करेंगे, एक्वस मीडियम में। पता है बात सबको? श्योर? मैं इससे थोड़ी थोड़ी चीजें छुड़वा रहा हूँ, बेसिक बेसिक से, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, वाटर में सॉल्युबल होंगे। ये तीनों चीज लिखो जरा खुद से। काफी बच्चों के एग्जाम है क्या? बच्चे कम दिख रहे हो आप लोग, या इतने ही हो? अच्छा, काफी बच्चे हैं आपकी क्लास में 12th वाले। उनसे बोर्ड के पेपर ले लेना सबके सब। पीसीएम यार सॉल्व करना उससे है। यार टफ आ रहा है या नहीं आ रहा, द थिंग इज मैंने बोला है कि देख लेना, सॉल्व कर लेना। तो आपने देख लिया, आप इंटेलिजेंट हो। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन पेपर होता है, क्या पता एक आधा अच्छा क्वेश्चन उसमें दिख जाए। ओके, बिल्कुल हलवा पेपर तो वो लोग भी नहीं बना रहे होंगे, वरना सबके पूरे से पूरे आ रहे होते। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी करते हैं। और आपको एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाएंगे। कौन सा? H2? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले करें रिएक्शन विद वाटर। करेगा ये रिएक्शन वाटर के साथ? स्ट्रॉन्ग बेस है H नेगेटिव, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको 11th 12th की पहले मैं बच्चों की तरह बताता हूँ। वाटर H पॉजिटिव और O नेगेटिव, तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? H2 पॉजिटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? NaO है। अब थोड़ा सा आप बड़े बच्चे हो, ठीक है, विद एरो कि ये H नेगेटिव है, H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा और OH बनाएगा। तो इसे कहीं भी पोलर सॉल्वेंट मिल जाए, ठीक है। आप सोचो कि मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन कराना चाहता हूं और अल्कोहल बनाना है मुझे, और मैंने पोलर सॉल्वेंट ले लिया है कोई वाटर वगैरह, तो कहेगा एल्डिहाइड से मुझे कोई लेना देना नहीं है, वाटर का प्रोटॉन आने दो पहले, बाद में आप लोग मरना है मरो, रिएक्शन करनी है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि इग्नाट एजेंट करता है, वाटर पहले आने दो, बाकी आप लोगों को जो करना जो करो, ठीक है। तो अगर यही रिएक्शन जैसे कि कोई भी नॉर्मल मैंने मीथेनॉल से भी करा ली, तो ये भी क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और CH3O नेगेटिव Li और ये H2 से बाकी से बिल्कुल मतलब नहीं है, सिर्फ अपना प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके निकलेगा। जो जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना, आगे चल के आप यूसी में पढ़ोगे, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करना प्रेफर नहीं करते, शान के खिलाफ है उनकी, ठीक है। वो तो सिर्फ प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करते हैं और निकलते हैं। जितना भी
आपने देखा होगा एल्कलाइन, सॉरी एल्कलाइन कह रहा हूँ, हम लोग डाइल्यूट KOH यूज कर रहे थे, ठीक है, और एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH यूज कर रहे थे। तो एक्वस में डाइल्यूट वाली कंडीशन में थोड़ा वीक था, तो उसने एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया। लेकिन जैसे ही उससे थोड़ा सा और ताकतवर बनाया हमने, सॉल्वेंट से उसे सपोर्ट मिला, तो फिर वो नहीं सुनना, फिर उसे कोई रिएक्शन, वो कहे भैया अपना प्रोटॉन आने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके निकल लेता। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं या बल्की बेस होते हैं, वो प्रोटॉन को निकालने में बिलीव रखते हैं। ठीक, ये तो रिएक्शन हो गई नंबर 2। और किसी से भी रिएक्शन हो सकती है वाटर के साथ? और किसी से भी रिएक्शन हो सकती है इसकी? क्यों? एसिड के साथ, जैसे कि HCl के साथ है, NaCl और H2 बना लेगा है। चलो करते हैं, तो आपने क्या दी दो, रिएक्शन विद एसिड है, रिएक्शन विद एसिड HX प्लस LiH, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, H2 प्लस LiH। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? LiH प्लस BH3, क्या प्रोडक्ट बनेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक ऑर्बिटल खाली है, नेगेटिव, दानी पुरुष है, ये क्या बनेगा? BH4 नेगेटिव। और जहां नेगेटिव है देयर इज ऑलवेज अ कंधा ऑफ कैटायन है, तो LiBH4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग Li और ये लिथियम बोरोहाइड्राइड, या तो BH3 लिखा हो या फिर B2H6 लिखा हो, दोनों ही केस में क्या होगा? यही प्रोडक्ट बनने वाला है। और अगर BCl3 लिखा हो, इसे रिएक्शन कर ले हम लोग, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस BCl3, तब भी क्या होगा? पहले H क्या करेगा? Cl को रिमूव करता रहेगा, बार बार Cl को रिमूव करता रहेगा, पहले वो बनाएगा BH3, फिर बाद में BH4, और यहाँ पे LiCl3 अलग और लिथियम बनना यही है, लिथियम बोरोहाइड्राइड। सेम रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी? AlCl3 के साथ या फिर Al2Cl6, डाइमर बनाते हैं। कुछ हमने बात कर रही थी लास्ट क्लास में बनाना बॉन्ड के बारे में, वही तो बन क्या रहा है यहाँ पे? लिथियम, या यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये लिथियम बोरोहाइड्राइड। और होते क्या है ये? स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक में यूज कर रहे होंगे इसका बहुत अच्छी तरीके से, कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन को रिडक्शन करवाने में करता है। यस सर, LiH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा। चलो ठीक है, आपके लिए छोड़ते हैं, तो आप पढ़ोगे। नहीं, वहीं पे रखेंगे ना थोड़ा सा। कितने हाइड्रोजन बी लेगा, ये लेगा? बी लेगा मतलब ऐसे आपने बताया Li वो तो मैं एक्स्ट्रा में यूज करूंगा ना, मैं बैलेंस करूंगा भी रिएक्शन को। नहीं, हाँ, मतलब LiS प्लस BCl दिया आपने, तो आपने BH4 भाई पहले तो ये क्या है? बेस या न्यूक्लियोफाइल की तरह क्लोरीन को हटाता रहेगा, हटाने के बाद फिर BH3 भी बन गया मान लो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है ही,
एक ऑर्बिटल एम्प्टी है वो BH4 बना लेगा। वो LiCl बनना चाहिए, LiCl कौन? सेकंड वाले पे लास्ट में LiPH4 के बाद LiCl3 बनाया। तो मैंने LiCl3 बनाया, ये कैसे बनेगा? अरे बार बार तो क्लोरीन को रिमूव करेगा तो Cl नेगेटिव की तरह रिमूव होगा, तो Cl नेगेटिव को के पास कौन आएगा? Li पॉजिटिव। सब तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना Li। ओके ओके सॉरी मुझे यहाँ पे लिखना था 3 और मैंने वहां लिखा हुआ है, सिली मिस्टेक है, बट वो सिली नहीं है, खतरनाक। जस्ट एक और ज्ञान की बात, एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए, जब आप बोरोहाइड्राइड यूज कर रहे हो तो नॉर्मल क्या करते हैं, मेनली टीचर्स वो लोग क्या कर देते हैं कि अच्छा रिडक्शन कराना है, इसका H नेगेटिव लो और रिडक्शन हो जाएगा, यही होता है। इससे H नेगेटिव निकाल के रिडक्शन करा देते हैं और इसका क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, अल्कोहल। ओके क्या बोलते हैं, ये पता ही नहीं है कैसे क्या बोलते हैं, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, H नेगेटिव की तरह दिखा देते हैं, तो कभी भी मत दिखाना H नेगेटिव की तरह, H नेगेटिव ही दिखाना होता तो हम लोगों ने सोडियम हाइड्राइड यूज कर दिया होता, इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें। ओके तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इस कंप्लीट बॉन्ड को शिफ्ट करना, ठीक है, पूरे कंप्लीट बॉन्ड को शिफ्ट करना, H नेगेटिव मत निकालना, बस सिखाने के लिए उस टाइम बोल दिया जाता है कि यहाँ से H नेगेटिव निकलेगा, लेकिन असलियत में H नेगेटिव नहीं निकलता, इट्स जस्ट अ कंप्लीट बॉन्ड शिफ्ट होता है और ये दोबारा से क्या बन जाता है, BH3 बन जाता है। अब ये दोबारा से BH3 बनेगा, जैसे H यहाँ पे आ गया, BH3 बना तो वो BH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये तो अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पे है, तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ पे अभी भी होता क्या है, BH3 फिर दूसरे मॉलिक्यूल को अटैच करता है, वो तो खैर अलग स्टोरी हो जाएगी। एक एक यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 एसीटोन वाले ग्रुप को अटैच कर सकता है अपने साथ 4 को बेसिक, ठीक है, तो वहां आप देखोगे अगर आपको पढ़ाया गया तो है गया मीन्स लाइक कि इसकी वो करवाई गई थी, वैसे करवाते नहीं है ना, हमें पता है इसकी मैकेनिज्म से क्या लेना देना, एंड में रिडक्शन करना है, H नेगेटिव का काम है, वही तो मतलब चाह रहा हूँ कि डायरेक्टली टीचर बता देता है कि भाई यहाँ से क्या निकलेगा, H नेगेटिव, तो बस ये आपकी नॉलेज के लिए कि कभी H नेगेटिव मत समझना, बस पढ़ा दिया जाता है, होता बिल्कुल पूरा इलेक्ट्रॉन वाला पूरा बॉन्ड शिफ्ट होता है। हम लोगों ने कर लिया केमिकल रिएक्शन, इसकी कर ली नंबर 2 कोवैलेंट हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड क्या होते हैं, नॉन मेटल के हाइड्राइड्स, ठीक है, हाइड्राइड ऑफ नॉन मेटल के, राइट, या पी ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हैं हम लोग। एग्जांपल में PS3 ALS3 CH4 NH3 H2O H2S PH3 HX एक्सेट्रा है, कितना लिखेंगे, और इस सब के सब एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, आयंस एग्जिस्ट नहीं करते, तो बस इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी बोलते हैं, दूसरा नाम लिखवाया था ना सिनोनिम, तो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी बोलते हैं। ये भी आपको वैसे कैटेगरी बनाने की जरूरत है नहीं आपके लिए, पहला है इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवैलेंट हाइड्राइड। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवैलेंट हाइड्राइड क्या होता है, इसमें सेंट्रल एटम में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है सेंट्रल एटम में, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, इसमें से दिख रहा है कोई BH3,
ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है डी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवैलेंट हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और ये पूरा नाम लिख लेना। इसमें क्या होता है, मेटल के पास ना, सॉरी मेटल एटम के पास ना लोन पेयर है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जितने पूरा कंप्लीट ऑक्टेट है, जैसे कि कंप्लीट ऑक्टेट है, कोई लोन पेयर नहीं है, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, और हाँ लोन पेयर मत गिनना, विद नो लोन पेयर नहीं होना चाहिए, उसकी कैटेगरी अलग है, जैसे कि CH4 SiH4, ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले हैं, इनका नाम कुछ और है क्या, तुम बता सकते हो क्या नाम है? लुईस एसिड, क्या कहते हैं? लुईस एसिड कहते हैं इन्हें। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इसमें क्या, हाँ नॉन पेयर को ले सकते हैं, बिल्कुल हाँ, उसी को लुईस एसिड कहते हैं। लेते कहाँ है? अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। पता नहीं, यही सब बस देते हैं, मैं नहीं हूँ। वो तो समाज हंस रहा था तो मैं समाज के बहकावे में आ गया, मुझे क्षमा करें। इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड कैटेगरी है हमारी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होगी, सॉरी थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो गया इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच कोवैलेंट हाइड्राइड, कोवैलेंट। अब इलेक्ट्रॉन रिच कौन होते हैं? जिनके पास लोन पेयर होते हैं, बस सेंट्रल एटम हैविंग लोन पेयर। एग्जाम्पल, H2O 2 लोन पेयर, सल्फर में भी 2 लोन पेयर, NH3 में भी 2 लोन पेयर, और PH3 में भी 2 लोन पेयर, और 2 में और बंदे वहां भी करते हैं, मतलब कुछ कह भी नहीं रहे, चल रहा है फ्लो में। 2 लोन पेयर लिखे जा रहा हूं मैं, हाँ कर दिया मैंने, बड़ी देर में जागे आप। अच्छा मुझे बताओ NH3 की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है? NH3 की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर, बड़ा फैंसी नेम ये है। स्ट्रक्चर क्या होता है? ओह मैन, काफी बेसिस कमजोर है। अरे जो ज्योमेट्री होती है वो तो sp3 है, यानी टेट्राहेड्रल है, और स्ट्रक्चर क्या है? पिरामिडल। टेट्रागोनल पिरामिडल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पिरामिडल होता है, सिर्फ और सिर्फ पिरामिडल। ट्रायंगोनल नहीं बनता। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगोनल होता तो तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में आ रहे होते, नहीं आता तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में, 2 आते हैं sp3 की तरह। ओके, और मैंने आपसे स्ट्रक्चर ही पूछा था, तब मैंने आपसे पूछा था मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। जब आपसे कोई ज्योमेट्री पूछ रहा होता है तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, मतलब इलेक्ट्रॉन सारे गिनो, चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री या फिर ज्योमेट्री बोलेंगे तो ये क्या है? टेट्राहेड्रल। इसकी क्या है? टेट्राहेड्रल। इसकी क्या है? टेट्राहेड्रल। और अगर आपसे बोला जाए कि स्ट्रक्चर बताओ या फिर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताओ, तो वो स्ट्रक्चर आता है आपका। तो आप बोलोगे ये पिरामिडल दिख रहा है, ये भी पिरामिडल दिख रहा है, ये बैंड शेप दिख रही है, ये भी बैंड शेप दिख रही है, वी शेप जिसे बोलते हैं। ये जस्ट मैं सोचा आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि आप लोग याद रखते हो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, लेकिन उस स्ट्रक्चर को असलियत में बोला जाता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री।
और जो ज्योमेट्री सिर्फ हम जिसे ज्योमेट्री बोलते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। इन केस कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, तो इलेक्ट्रॉन पेयर, हाँ तो अब पता होगा तभी तो बोलोगे, पता चले स्ट्रक्चर पे टिक लगा रहे हो वहां पे। ये सब नॉलेज रखा करो क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। द थिंग इसकी ये गलती हम लोगों की है, मतलब ये शुरू से हमारे टीचर वगैरह यही बोलते आ रहे हैं ज्योमेट्री ज्योमेट्री ज्योमेट्री, पूरा वर्ड बोलते ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या। ओके, इलेक्ट्रॉन रिच कोवेलेंट हाइड्राइड हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होंगे, है ना। यही, अरे एक्सेप्ट सम वाटर में सॉल्युबिलिटी के, अगर जैसे हम नॉन इनमें कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहे होते हैं तो रिएक्शन नहीं करना चाहिए। NH3 तो बकायदा रिएक्शन कर रहा है, वो तो NH4OH बना लेगा, ऐसे तो HCl भी रिएक्शन ही कर रहा है। रिएक्शन ना करे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जैसे कि CH4 वगैरह वो लोग रिएक्शन नहीं करते तो सॉल्युबल नहीं होते। रिएक्शन की तो फिर वो अलग ही कंडीशन ही होगी ना, जो रिएक्शन ही कर गया तो। ठीक है, यहाँ पे थर्ड कैटेगरी हाइड्राइड की है, कौन सी है, ये तो कोवेलेंट हाइड्राइड पढ़ा हम लोगों ने, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड थर्ड वाली है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। पढ़ लो इसे ढंग से, पता चले आप नेक्स्ट बिजनेसमैन घर से ही बन रहे हो, मतलब फ्यूचर है हमारा। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इसमें क्या होता है कि जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले मेटल्स होते हैं उनके क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे हाइड्रोजन जो होते हैं वॉइड्स में आ जाते हैं, वो सिर्फ बॉन्ड नहीं बनाते, नॉर्मल क्या होते हैं वॉइड्स में रहते हैं। जैसे आपने उसमें पढ़ा था ना सॉलिड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह, ठीक है, तो वहां पे वो वॉइड में आ गए बस, और कुछ नहीं है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे, उसे हीट करो वापस वॉइड छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन के लिए अच्छा स्टोरेज मटेरियल की तरह वर्क करते हैं। हमने उसमें स्टोर कर लिया, जब हमें रिएक्शन करवानी हो हीट कर दो। सॉलिड को बेकार भी तो करते हैं। अरे हल्का हीट करना होता है, सॉलिड पिघल जाएगा 30-40 डिग्री में, मतलब हाइड्रोजन पॉइंट में जाएगा तो उसका डिफेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा, किसी में नहीं हो पाएगा डिफेक्ट, एब्जॉर्ब हो गए, वो तो वॉइड तो बने ही हुए हैं, हल्का हीट करा वापस गायब, फिर उन्हें एब्जॉर्ब करा दिया। जैसे हम लोग रिएक्शन में यूज नहीं करते हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में निकल प्लेटिनम कैटलिस्ट, वो किस लिए यूज करते हैं, हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए यूज करते हैं वो लोग, और वो लोग सरफेस भी प्रोवाइड कराते हैं आपको रिएक्शन करने के लिए। ये क्या होते हैं, ये हाइड्राइड किसके होते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में होता क्या है, जो आपके हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल voids of the crystal lattice, crystal lattice। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको हो चुका है ना, कोई बच्चे को आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, 15 दिन पहले तब टेस्ट हुआ था तो आप लोग लगे हुए थे प्रैक्टिस करने में। हाँ आप तो याद है मुझे, आप भी कर रहे थे, आपको ही कोई पढ़ा रहा था, इतना याद है मुझे, आपको कोई पढ़ा रहा। चलो 3D सीरीज बता दो जरा जल्दी से। और इसे क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ऑक्लूजन कंपाउंड है, याद कर लेना, ये पूछ लेता है। चलो 3D सीरीज बता दो जरा जल्दी से। हो गई वाटर, मतलब कतई पूरा रट रखा है क्या, ठीक है। ग्रुप का नाम लिखते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10 ये 3D सीरीज थी, 4D 5D सीरीज। ये पूरी सीरीज के जो मेंबर है 7, 8, 9 वाले बताना क्या, ये नहीं बनाते,
ये हाइड्राइड नहीं बनाते, डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, दे डू नॉट फॉर्म ऑक्लूजन कंपाउंड है। इसलिए इसे इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड गैप। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड गैप। इस वर्ड को, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो एज इट इज पूछ ले जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्राइड गैप, याद रखना। और क्रोमियम वाली फैमिली में, इस फैमिली में ओनली Cr फॉर्म ऑक्लूजन कंपाउंड। बाकी फैमिली मेंबर नहीं बनाते। और मेनली किस लिए यूज होता है ये? हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए ही ज्यादातर इससे यूज कर लेते हैं हम लोग। स्टोर करके रख लो, जब जिस रिएक्शन में चाहिए, प्लेटिनम वगैरह तो वैसे भी इनर्ट होते हैं, प्लेटिनम को डाल दो और हल्का सा हीट कर दो तो वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और रिएक्शन हो जाएगी। बड़ी गहन मीटिंग चल रही है शायद। करे तो यहाँ पे हाइड्राइड में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो देख सकते हो एक बार अपने नोट्स में कि हाइड्राइड में कुछ पूछना हो। क्योंकि हाइड्राइड टॉपिक खत्म, फिर हम लोग वाटर पढ़ेंगे H2O। बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रहा था आपसे। फिर बाद में पूछ लेना, मतलब क्लास एंड होती ही पूछ लेना। चलो ऑर्गेनिक सही है। नहीं, मेरी बारी। टर्न बाय टर्न है ना। एकदम से याद आ गया, बहुत एकदम अच्छा सा क्वेश्चन कि CH3 और Cr3 कहीं लगे हुए हैं, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? माइनस आई कौन लगाएगा? CH3 माइनस आई लगाएगा। Cr3 माइनस आई कौन ज्यादा लगाएगा? Cr3 माइनस आई लगाएगा पक्का? हम लोग तो बोलते हैं कि CH3 ग्रुप से प्लस आई बढ़ता है, बोलते हैं ना ऐसे कि जितना अल्काइल ग्रुप हो उतना प्लस आई ग्रुप बढ़ता है। चलिए एक और इसी में माइनस आई कौन करेगा? Nr3 क्यों? उसमें सर बड़ी ग्रुप बढ़ जाता है, उधर हाइड्रोजन इसका सर लिक्विड में सर उसका H2 से रिएक्शन कराते हैं सर, हाइड्रोजन एनर्जी है वो उतना ज्यादा होती है एनर्जी NH3 की कंपैरिजन में, क्योंकि सर हाइड्रोजन का साइज होता है वो छोटा होता है और NH3 में सर 3 बड़ी ग्रुप लगेगी तो उसका हाइड्रोजन कम हो पाएगा और उससे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाती है और नाइट्रोजन में चार्ज बढ़ जाता है। हम सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि आपने बोला ये बल्की ग्रुप है, राइट? बल्की ग्रुप है तो एंगल बढ़ेगा, थीटा बढ़ता है। और केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है कि जब थीटा बढ़ता है तो इसका मतलब परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ता है, और परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसके माइनस है। सेम रीजन में भी यही होता है भाई। Cr3 बल्की ग्रुप है, थीटा बढ़ गया हमारा। ये किस में देखना है हमेशा? आपको देखना है 2p वाले में। किस ग्रुप में देखना है? 2p में अगर बल्की बढ़ जाए, 2p प्लस बल्की
2p प्लस बल्कि तो एंगल बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी क्योंकि थीटा बढ़ रहा है और परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है। नहीं, अब वो 5 मिनट बाद का गैप भी तो लेंगे हम लोग। आपने पूछा था क्लास में आया था तो आपने पूछा था, ठीक है। हाँ बच्चे, फिनॉल और NH3 में, शाबाश। फिनॉल और NH3 कौन ज्यादा क्या होगा, आप क्वेश्चन बताओ। माइनस आई इफेक्ट पूछा बच्चा, फिनॉल और NH3 में माइनस आई किस में ज्यादा होगा, हो सकता है, बताओ। फिनॉल लगाए कैसे, कोई मॉलिक्यूल दे दो। एग्जांपल बच्चों के सामने होना चाहिए ना कि कहाँ माइनस आई प्लस आई। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि माइनस आई प्लस आई ग्रुप देखते हैं हम, किसी में तो अटैच होगा ना, कोई मॉलिक्यूल एग्जांपल ले लेते हैं तो बेटर रहेगा। बताओ कि हम किस कंडीशन में देख रहे हैं माइनस आई प्लस आई, मतलब नहीं समझे, सो दैट में बच्चे भी पता चल। जैसे मैं कहता हूँ कि CH3 CH2 माइनस और आई लगा हुआ है, तो ये मुझे पता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। तो अब वही पूछो, ऐसी कोई कंडीशन बताओ जहां पे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, मतलब क्या है कंडीशन, कोई एग्जांपल बताइए। तो खुद एक पूरा मॉलिक्यूल ही हो गया। प्रोपेन ले ले, ये तो फिनॉल बोल रहा है ना। ऐसे नहीं देखते हम लोग, मॉलिक्यूल में ही देखते हैं कि भाई क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा। बिल्कुल होगा, बेंजीन रिंग का ऑर्डर होगा, फिनॉल का नहीं होगा। माइनस आई का ऑर्डर होगा, देखो किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो तो सबसे आगे, फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला, फिर न्यूट्रल, ठीक है। अब आप कहोगे सर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, न्यूट्रल से पहले अगर आपको न्यूट्रल मतलब जैसे कि ये क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, पार्शियल कंप्लीट पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव वाला एग्जांपल आपको बताया जाए, जैसे कि रहता है NO2 ग्रुप, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन। और वैसे भी सीधा सीधा माइनस आई प्लस आई का देखना होता है, इससे देखना है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा है, ठीक है। ऑर्डर हम तब याद करते हैं तब हमें थोड़ा बहुत 2-3 लोगों में हमें फर्क जानना, हमें पता है कि माइनस आई यहाँ लगेगा, कंपैरिजन करना हो तो फिर हमें थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है कि जैसे कि ये हो गया प्लस चार्ज, इसलिए ये आपका ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू अदर। अब मैं यहाँ पे कंपेयर करूं जैसे कि फ्लोरीन है, ओके, इनसे भी ज्यादा ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले। और फिर हाइब्रिडाइजेशन का भी रोल आ जाता है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं, CN एज कंपेयर टू फ्लोरीन, फिर भी ज्यादा होता है CN का। क्यों ज्यादा होता है, एक तो पार्शियल चार्ज आता है इसमें, पार्शियल चार्ज भी है प्लस sp हाइब्रिडाइजेशन, पार्शियल चार्ज प्लस sp हाइब्रिडाइजेशन, डबल इफेक्ट, तो इनसे भी आगे निकल जाए। तो फिर ऐसे थोड़ा बहुत हम लोग डिटेल में देखते हैं। फिर एंगल इफेक्ट जो मैंने आपको बताया अभी, 2p प्लस वाला एंगल वाला, तो वो भी रोल प्ले कर जाता है आगे चल के। चलो टाइम है हमारे पास, इतनी आंखें तेज नहीं है मेरी, पेज फाड़ लो। अरे मतलब बात फाड़ो यार, वो तो जोक था। क्या करेंगे अब उसका, वो पेपर बाद जाएगा, बोर्ड पे क्वेश्चन ही तो लिखना है मुझे। CH3 C CH3 CH3 और हाइड्रोजन Cl2 अरे रख लिया है, मतलब डिस्टरबेंस होगी। बताओ भैया प्रोडक्ट क्या बनेंगे, पहले तो क्लोरीनेशन होगा सभी में, ठीक है। क्लोरीनेशन कहाँ होगा, यहाँ पे, और बाकी पोजीशन में सेम है। 2 प्रोडक्ट बनेंगे, सिर्फ 2 प्रोडक्ट बनेंगे। राइट, और मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी,
फ्री रेडिकल में कौन सा स्टेबल होता है? 1 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन टाइप वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलो करता है, तो वो 3 डिग्री है हमारे पास। 3 डिग्री है ना, मगर इसमें 1 डिग्री 63% आएगा मेरा, और है? आएगा 3 डिग्री वाला। क्यों कंडीशन क्यों भाई? वही तो पूछना था मुझे। यही मैंने पढ़ा अब तक तो नहीं। कंफर्म कर लूंगा मैं, चलो ठीक है। बेकार के मैं आपको गलत एक्सप्लेनेशन दूं, इससे बेटर है मैं कंफर्म कर लूंगा। होना तो ये चाहिए, बाकी 50-50 का रेशो होगा तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी नहीं हो रहा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में वही जो ऑर्डर फॉलो होता है। उसमें ऐसा दिया था 5 3.81 1 डिग्री 2 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। ब्रोमीन और क्लोरीन में होता है थोड़ा बहुत सिलेक्टिविटी का ऑर्डर, है ना, ब्रोमीन और क्लोरीन में, कि वो कहता है एक मैं थर्ड टर्शरी में जाना प्रेफर करूंगा और एक कहता है मैं प्राइमरी में। कौन? ब्रोमीन कहता है ब्रोमीन कहता है टर्शरी में, तो क्लोरीन कहता है प्राइमरी में, तो मे बी वही इफेक्ट होगा ड्यू टू क्लोरीन की भाई, बाकी और कोई रीजन नहीं है, मेन तो होना चाहिए टर्शरी, बट इसे कंफर्म कर लेंगे हम लोग। हाँ, नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे थे, क्या टॉपिक डाला था? H2O, वाटर पढ़ेंगे हम जल्दी से। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, अभी अभी देखा था हम लोगों ने, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन बैंड शेप होती है, और अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। और यही गलती की मैं बात कर रहा था जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। कौन सी ज्योमेट्री होनी चाहिए? प्रॉपर वर्ड होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। कौन सी? इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या? हमें पता है कि ये टेस्टलेस, कलरलेस वगैरह वगैरह है। देखो जरा जल्दी से, क्या टेस्टी होता है? पानी में टेस्ट होता है क्या? है वो सब प्यास लगती है तब, वो हमारी जीभ को आदत हो गया कि ये पानी है, मतलब इतने सालों से पी रहे हैं, वैसे कोई टेस्ट नहीं होता उसमें। अगर उसमें टेस्ट हो रहा होता खुद का, तो 1 बूंद चीनी डालने से भी वो मीठा बन रहा है ना। खुद तो वो डिफर करता है कि भाई नहीं मैं मीठा नहीं होने दूंगा क्योंकि मेरा खुद का टेस्ट है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं ना। फिर वही लिखेंगे हम लोग, टेस्टलेस, कलरलेस है। चलो ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस होता है वैसे, कह सकते हो क्या होता ही है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट है। क्यों? हाई होगा लो होगा? पक्का? H2S का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? H2 सॉरी H2O है, H2S का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कम होगा? कम होगा तो फिर कौन ज्यादा हुआ? अगर आपका पानी 1 डिग्री पे फ्रीज, 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है और H2S कहाँ फ्रीज होगा? माइनस में कहीं जाके, तो कौन ज्यादा हुआ? तो हाई फ्रीजिंग पॉइंट। ऑब्वियसली बात है, इसी के पेयर से करते हैं, इसके ग्रुप से करते हैं, है ना। इतनी तो केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हो कि उसी से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। ये भी एक नॉन मेटेलिक का ऑक्साइड है, ज्यादातर इसके जो और भी पी ब्लॉक के जितने भी नॉन मेटेलिक के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, या हाइड्राइड कह लो, वो सब के सब क्या होते हैं? गैसेस फॉर्म में होते हैं। NH3 गैसेस मिलती है हमें, मिलती है ना, PH3 भी गैस मिलती है, लेकिन ये वाटर मिलती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, किसकी वजह से? रीजन क्या लिखे? रीजन क्या लिखे?
अरे मैन, इसका रीजन क्या लिखेंगे? वाटर का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब हाई होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यार, है ना? ये कैसे भूल सकते हो आप? ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा ये बताओ, कोई कंफ्यूज तो नहीं है इंटर और इंट्रा में? कोई बच्चा आप में से इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज नहीं हो ना? आप हो? चलो हो गए हो। कोई बात नहीं। इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब होता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल पे लगना। इंटर मतलब एक ही मॉलिक्यूल होना है, जैसे कि ये H2O प्लस H2, राइट? तो इसमें ये इंटर है, ये इंटर है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल पे लग रहा है। जैसे कि H2O प्लस HF, मतलब HF को मैं पानी में बोल रहा हूँ, तो ये भी इंटर है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में लग रहा है। मॉलिक्यूल सेम हो चाहे ना हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, दो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल में लगना चाहिए, इज इंटर। और इंट्रा में क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल में लगता है, जैसे कि सदाबहार हमारा ये वाला है एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर लगा, दिस इज इंट्रा, और ये इंटर। हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है क्या ये? ठीक ठाक होता है, 79 वैल्यू हाई होती है। 81 या 79 है, क्या होती है 81? चलिए ठीक है 81 79.9 होती है आई गेस, तो 80 ले लेते हैं, बट आपने 81 कहा, चलो आप 8 मानते हैं। 18, ठीक है 80 हो गया। अब मुझे बताओ शुद्ध देसी लैंग्वेज में कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या? मैं 10th क्लास के बच्चे को समझाना चाहूँ तो क्या समझाऊं कि क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? है ना, महान साइंटिस्ट ने कहा है, तब तक आप किसी अनपढ़ को नहीं समझा सकते, तो समझ लो आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, इसका मतलब। इसने कहा ये मेरे ख्याल से आइंस्टाइन या न्यूटन में से किसी एक की लाइन है। हो सकता है, अपनी भी तो, उनकी भी तो खुद की लैंग्वेज थी। कहाँ गए थे वो? जर्मनी के थे। आइंस्टाइन कहाँ गए थे? जर्मनी के थे। जर्मन थे। न्यूटन इंग्लैंड के, ठीक है, न्यूटन इंग्लैंड के आसपास थे, इंग्लैंड की है मुझे जहाँ तक 80% श्योर है कि इंग्लैंड वाले बहुत मानते थे। तब आइंस्टाइन आए थे, तो आइंस्टाइन की थ्योरी को इंग्लैंड वाले साबित नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि उनके नजर में न्यूटन was भगवान। ठीक है, आइंस्टाइन की वो देखना आप लोग, उसमें मूवी है, ये रिलेटिविटी की थ्योरी पे जो उन्होंने प्रूव करा, उन्होंने नहीं करा था, उन्होंने थ्योरी दे दी थी, बस प्रूफ किसी इंग्लैंड के ही बंदे ने करा था। उसने सोलर एक्लिप्स को देखा था, और अकॉर्डिंग टू दिस कि अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है सोलर एक्लिप्स की, तो इसका मतलब रिलेटिविटी की थ्योरी एग्जिस्ट करती है। तो स्लाइड मैच कर रहा था, बहुत स्लाइटली चेंज हुआ था, तो उस किसी और ने प्रूव करा था। ओके, तो बहुत बवाल मचा था, क्योंकि भाई न्यूटन साबित गलत हो गए थे, और न्यूटन गलत साबित होना, उस टाइम न्यूटन वाज भगवान। ऑलमोस्ट सारी चीज उन्होंने, सब कुछ, मतलब किस चीज पे उन्होंने कमेंट नहीं कर रखा न्यूटन पे, हर चीज पे उन्होंने कुछ ना कुछ बोल रखा है, कुछ ना कुछ लॉ दिए हुए न्यूटन ने। ठीक है, पक्का ना? न्यूटन ही पहले आए थे ना, आइंस्टाइन बाद में आए थे? हाँ फिर ठीक है, मैं कॉमन में कंफ्यूज होता हूँ कि नाम। तो दोनों सेम है, 400 सालों का डिफरेंस है दोस्त। हाँ 350 400 के आसपास का डिफरेंस है, इतना तो पता है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे थे। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? किसी भी सॉल्वेंट का, वो जो भी आयंस आप डिसोसिएट करते हो पानी में, उन्हें अलग अलग रखता है, ये होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, उनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो बहुत कमजोर होता है, तभी इसलिए आयनिक कंपाउंड उसमें सॉल्युबल नहीं होते। वाटर में आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, ये दोनों आयन को सेपरेट कर सकते हैं। तो बस यही है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी ही करते हैं, कुछ नहीं रखा इसमें। ओके, हाँ डेंसिटी है, चलिए डेंसिटी वाला नेक्स्ट में कराते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं आइस का, कैसा होता है आइस का स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर। उसमें कितने, एक ऑक्सीजन में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और कितने नॉर्मल बॉन्डिंग होती है, बता दो भैया जल्दी से, नहीं बता। स्ट्रक्चर ऑफ आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस कैसा स्ट्रक्चर है, केज लाइक स्ट्रक्चर। चलो बनाते हैं फिर केज लाइक स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या है ये बवाल है। मतलब डॉट बनाया था वो पीछे प्लेन की या प्लेन में, केज लाइक स्ट्रक्चर मतलब 3D, तो वो 3D में ही ऑब्वियस सी बात है 3D में नहीं जा रहा होगा पीछे, हमें कोई मतलब नहीं है। डॉटेड छोड़ दे, मतलब आगे बॉन्ड बनेगा, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन के साथ बनेगा, मेन इस पे फोकस करना है आपको। ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल होता है, मतलब H2O, ठीक है। अब देखो ये दो मैंने सॉलिड से बनाया, तो ये क्या है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। कैसे हैं ये, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड जो उसके पहले से बन रहे हैं। और जो मैंने डॉट डॉट बनाया, हर ऑक्सीजन पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 डॉट और 2 सॉलिड। और ये डॉट डॉट बना है, ये है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसकी वजह से केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये बन गए केज, कैविटी क्रिएट हो गई, केज बन गया, इसलिए कहते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। और आप हर देख सकते हो कि हर ऑक्सीजन पे कितने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अटैच है, 4। ईच ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड विद 4 हाइड्रोजन, जिसमें से 2 हाइड्रोजन आपके कैसे हैं, कोवलेंट बॉन्ड से, और 2 हाइड्रोजन किससे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। समझ लो अच्छे से, एज अ स्टेटमेंट के तौर पे पूछ सकता है कभी। तभी इसकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि केज लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर कैविटी क्रिएट हो गई है, मास ऑलमोस्ट है कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया है। ओके, जब हम इसे हीट करते हैं तो पानी बनना चालू हो जाता है, फिर डेंसिटी बढ़ती है, फिर बढ़ती ही रहती है, क्या नहीं, 4 डिग्री पे जाके मैक्सिमम हो जाती है। तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो हम लोग हर न्यूमेरिकल में यूज कर लेते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो 4 डिग्री की यूज करते हैं हम लोग, कि उसकी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री पे, मैक्सिमम वाटर की डेंसिटी होती है, ठीक है, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये केज लाइक स्ट्रक्चर पे एक स्टेटमेंट ये लिख सकते हो, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब बर्फ बनती है तो वो हेक्सागोनल पैकिंग रखती है, ठीक है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस crystallizes into hexagonal form। होता क्या, अभी आपको देखो ये बॉन्ड तो 4 ही बन रहे हैं, लेकिन ये बनते बनते कुछ आपको ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है, ऐसा दिखने लगेगा यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर ऐसे जैसे आप लोग उसमें नहीं देख लेते डायमंड में, आप लोगों ने देखा होगा डायमंड में 3D में, तो वो हेक्सागोन जैसा दिखने लगता है, तो ऐसे ही होगा। ओके, वही अगर आपने लो टेम्परेचर पे आइस बना दी है, ऑल लो टेम्परेचर पे, एट लो टेम्परेचर इट क्रिस्टलाइजेस एज क्यूबिक फॉर्म, इसमें क्यूबिक फॉर्म,
लेकिन ये बॉन्ड 4 ही रहेंगे टेट्राहेड्रल वाले, क्यूबिक फॉर्म में हो जाते हैं और वहां पे हेक्सागोनल फॉर्म होते हैं। और ये सबको पता ही है कि क्रिस्टलाइजेशन जो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। पूछो बिल्कुल। मतलब रूम टेम्परेचर पे वाटर है, हाँ रूम टेम्परेचर का वाटर है हाँ वाटर है और ठंडा वाटर है, मतलब कोई भी। ओके। तो दोनों में से बॉयल ठंडा वाला करेंगे, ठंडा वाला दोनों में से बॉयल जल्दी जल्दी कौन होगा? ठंडा वाला हो जाता है। ठंडा वाला हो जाना चाहिए। अब क्यों होता है? कैसी बातें कर रहे हो ये? थर्मोडायनेमिक्स लगाओ थोड़ी सी, हल्का सा दिमाग लगाओ। एक हमारे पास ठंडा टेम्परेचर पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक गर्म पानी है। हीट कहाँ फ्लो होती है? हाई टू लो। हीट कहाँ फ्लो होती है? हाई टू लो। तो वो बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करेगा उससे कंपैरिजन में, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम था, ठीक है, वो जल्दी से टेम्परेचर राइज करने की कोशिश करेगा। आप तो एक नॉर्मल पानी में रख के, नॉर्मल टेम्परेचर में हमने वाटर रख रखा है और एक ठंडा पानी रख रखा है। जैसे ही वो नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा, सबसे पहले वो तुरंत नॉर्मल हो जाएगा अपने आप ही, और हीट अलग मिल रही है, तो वो ज्यादा जल्दी आपका गर्म होता है ठंडा पानी। और बहुत सारी यूट्यूब वीडियो है, होंगी शायद इस पे तो है। चलाता कौन है? मैंने देखी लोगों की कि लोग गर्म पानी लेते हैं और वो ठंडा भी बहुत जल्दी होता है, तुरंत बर्फ बनती है। गर्म पानी जो होता है उनका ठंडा भी जल्दी होता है, बहुत तेजी से। दूध का ठंडा होता है, सही बात। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज डाल रहे वाटर की, सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, बट पढ़ाया जाएगा है? और आप खुद ही बताओगे इस चीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। नंबर 1 किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? रिएक्शन विद मेटल्स। चलिए, अच्छा ये बताइए पीएच कैसा होता है वाटर का? न्यूट्रल, ठीक है। चलो इसकी प्रॉपर्टी के तौर पे मुझे अच्छा लग रहा था लिख दूं। न्यूट्रल पीएच होता है, कितना होता है? 7 H+ और OH की कंसंट्रेशन बराबर होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएच स्केल 25 डिग्री सेल्सियस में ही 14 है। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मेरा पीएच स्केल क्या 14 से 15 बन जाएगा, 14 से 13 बन जाएगा? कैसी बातें कर रहे हो बालक? चलो, मैं तो ऐसे नॉर्मल पूछ दिया, थोड़ा सा सीरियस होकर क्वेश्चन कि अगर मैं टेम्परेचर 50 से 60 पे काम कर रहा हूँ तो मेरा जो पीएच स्केल छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा? मतलब 0 to 14 से 0 to 15 बन जाएगा या 0 to 13 बन जाएगा? एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, बता दो बड़ा या छोटा हो। एक ने कहा पीएच स्केल बड़ा हो जाएगा, बड़ी जल्दी बड़ा कुछ बदल दिया यार, बड़ा है। चलिए बढ़िया है, बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। एट 25 डिग्री सेल्सियस में H+ और OH की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर -14। फिर लॉग लगाते हैं आप लोग तो पीएच की वैल्यू आ जाती है 14, राइट? तब हाई टेम्परेचर पे काम करूंगा तो वाटर और डिसोसिएट होगा, कंसंट्रेशन बढ़ गई, लॉग लगाएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो पीएच आपका जो स्केल है वो छोटा हो गया। आया समझ में? नहीं आया? आ गया। आयनिक वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और एसिड बेस के चैप्टर में भी सबसे पहले तब पीएच वाला स्टार्ट होता है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर, तो वहां पे बताया जाता है, याद रखा करो, ठीक है। न्यूट्रल पीएच होता है। नंबर 2, कैसा नेचर होता है ये? एम्फोटेरिक होता है क्या वाटर? एम्फोटेरिक होता है, मतलब ये एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी रिएक्शन करता है। जरा लिखो खुद से, एक बार HCl से रिएक्शन करवाओ और एक बार बेस NaOH से रिएक्शन करवाओ। इससे जैसे HCl है, पानी में डाल रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा? वाटर के पास ये देखो लोन पेयर है और ये H+ है, तो जो H+ को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, तो हम क्या बोलते हैं? जो H+ को एक्सेप्ट करेगा उसे बेस बोलते हैं। ब्रॉन्स्टेड बेस पढ़ा है? हाँ, तो ब्रॉन्स्टेड बेस बोलते हैं।
उसे एसिड तो बोलेंगे ही नहीं ना, लुईस की भी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो H+ बोला। H+ जो है, ठीक है, ये लोन पेयर वाले जो है ये H+ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये क्या होंगे? ब्रोंस्टेड बेस। क्या बनाएगा ये? H3O+, और ये क्या बनेगा यहाँ पे? Cl नेगेटिव है। ब्रोंस्टेड कौन है? जैसे अरेनियस है वैसे ब्रोंस्टेड है, उन्होंने भी थ्योरी दी थी अपनी। अरेनियस के बाद ब्रोंस्टेड आया था, ठीक है, और ब्रोंस्टेड वाला कंसेप्ट कहाँ पे आया था? चलो डिस्कस कर लेते हैं। NH3 उसके सामने जैसे ही आया, उसने NH3 को पानी में डाला। NH3 को पानी में डाला तो क्या प्रोडक्ट बना? NH3 को पानी में डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? NH4 बनेगा, NH4OH बनेगा, बेसिकली बन गया। तो अब ये जो उसने देखा था कि अब तक अरेनियस बोलता आ रहा था कि एसिड वो है जो H+ दे, बेस वो है जो OH दे, तो ऐसा कुछ तो यहाँ पे हो नहीं रहा था। तब फिर ब्रोंस्टेड वाली थ्योरी आई, उसने बोला कि जो H+ को एक्सेप्ट करे वो बेस, जो H+ को डोनेट करे वो एसिड। तो NH3 क्या कर रहा था? NH3 H+ को एक्सेप्ट कर रहा था, तो बेस हो गया, इसलिए ब्रोंस्टेड बेस और ब्रोंस्टेड एसिड वाली थ्योरी आई। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आई, जिसे हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड और लुईस बेस। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन ले वो एसिड हमारे लिए, जो इलेक्ट्रॉन दे वो बेस हमारे लिए। तो एम्फोटेरिक में यहाँ पे देखो, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अगर भाई मैं इसे किसी बेस से रिएक्शन करा दूं तो क्या होगा? तो ये OH इस बार वाटर इसे H अपना खुद का H OH को दे देगा, तो क्या बनेगा? H3 वाटर तो बनेगा, सॉरी H2O बनेगा और OH नेगेटिव बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? यहाँ पे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, देखो ये OH है, OH इसका H ले लेगा तो क्या बनाएगा? H2O, और यहाँ से OH निकल गया। तो इस बार वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इसके सामने एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, अपना HNaOH को दे रहा है, HNaOH को दे रहा है, और Na+ आयन तो होगा ही साथ में। तो ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एम्फोटेरिक नेचर का। नंबर 3 ये मिटा सकता हूं? रिएक्शन विद मेटल्स, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? नंबर 3 रिएक्शन विद मेटल्स। वाटर की रिएक्शन करानी है मेटल से, सारे मेटल रिएक्ट कर जाएंगे क्या? रिएक्टिविटी सीरीज के जो ऊपर आते हैं वही रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के जो ऊपर आते हैं वही रिएक्ट करते हैं, वही वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। Na+, अरे तो उनको छोड़ के क्या वो रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे आ रहे हैं? ये तो कभी तो पहले डिस्क्लेमर दे दिया ना, रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर मेटल प्लेस्ड होते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सीरीज को दोबारा लिखवाएं, दोबारा बताएं। अच्छा यार, फिर वही फिर हंस दोगे हैं? मतलब अपने अपने रैंक पोएम हो सकती है। लीना के बाबा नाना काका मांगे आलू जमीन, मतलब ठीक है, आलू जमीन, यहाँ पे आपका कार्बन आ जाता है, वैसे ही अलग है। आलू जमीन स्नेहा नेहा प्रभु, इसके बाद एग्जैक्टली क्या था मैं भी भूल गया। SNPV है, ये मैंने बस अलग से बताया आपको कि यहाँ पे स्टे करता है कार्बन, तो आप मेटलर्जी में देखेंगे ना तो यूज करेंगे आप वहां पे, ठीक है। और इसके बीच में Fe आता है, फेनी और निकल भी आता है, याद आ गई अपनी पोएम, मैं अपनी पोएम पूछ रहा हूँ, बताओ। फेनी स्नेहा प्रभाकर है, अब इसके बाद कॉपर वगैरह कुछ और लिखवाया था, Fe और निकल नहीं लिखवाया था, क्यों? अच्छा
तो अब लिख लो यार, जरूरी तो है ना, ऐसे तो इसके बीच में भी और भी मेटल्स हैं, Mn भी नहीं है यहाँ पे, और पूरी सीरीज थोड़ा याद करोगे, जो थोड़ी सी याद हो जाए, जो रेगुलर यूज करते हैं वो हो जाता है। बेनी स्नेहा प्रभाकर है, और इसके बाद आता है आपके पास कॉपर Hg, फिर Au और Ag है, Ag ऊपर आता है और Au नीचे आता है, और प्लैटिनम। तो ये जो मेटल है हाइड्रोजन से ऊपर वाले सब के सब वाटर से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड। कोई नॉर्मल पानी में रिएक्ट करेगा, कोई स्टीम में रिएक्ट करेगा, कोई हॉट वाटर में रिएक्ट करेगा, वो पहले करवा चुका हूँ क्लास 1 में, तो वो आप उस हिसाब से देख लेंगे, है ना। नंबर 4 रिएक्शन विद नॉन मेटल। होगी क्या रिएक्शन नॉन मेटल के साथ? अच्छा पहले बताओ NaOH के साथ कुछ निकलेगा तो नहीं, हाइड्रोजन वगैरह निकलेगी क्या? श्योर, पक्का? चलो गूगल कर, कैसी बातें कर रहे हो? तो ऐसे कौन टीचर हो जो कह रहा है आपका ऑपोजिट? बिल्कुल, और आप लोग कर भी रहे हो। द थिंग इज की को तब मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा रहा हूँ और H निकलेगा, राइट? H को डिस्प्लेस करेगा, H2 तो निकलेगी ही निकलेगी, और हम जो उसमें लगे भी वहां सर्कुलर साबित करना। हाँ, मुझे मजा आता है कई दफे बच्चों को बोलने में गूगल कर, उन्हें भी श्योरिटी हो जाती है थोड़ी बहुत, है उसका NaOH प्लस H2। ओके, रिएक्शन विद नॉन मेटल होगी, रिएक्शन विद नॉन मेटल होगी पक्का? बताओ जरा रिएक्शन, बहुत फुर्ती में बताओ। कार्बन का कोई कंपाउंड वाटर में कुछ भी नहीं है, हेलोजन्स रिएक्ट करते हैं सिर्फ। कौन रिएक्ट करते हैं? हेलोजन्स रिएक्ट करते हैं। ये इधर और ये इधर, या फिर बच्चों की तरह अगर आपको समझाऊं तो X पॉजिटिव X नेगेटिव H प्लस OH नेगेटिव, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? HX प्लस XOH, और यहाँ पे X सिर्फ आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन नहीं आएगा, फ्लोरीन की रिएक्शन अलग से लिखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है। फ्लोरीन रिएक्ट्स वायलेंटली, और एक चीज और उसकी खूबसूरती है अच्छी, तो मुझे भी पसंद है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसे क्या करेगा? ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा, इसे ऑक्सीडाइज करेगा। तो सबसे पहले अगर आप फ्लोरीन लिमिटेड लेते हैं, थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं, तो प्रोडक्ट बनेगा HF प्लस O2 है, HF प्लस O2। अगर फ्लोरीन आप एक्सेस में लेते हैं तो यही चीज HF के साथ ओजोन भी बनेगी, ओजोन भी बनेगी है। बैलेंस करें रिएक्शन, फर्स्ट वाली को 2 ऑक्सीजन चाहिए तो इधर 2 और ये 4 और ये 2 है बैलेंस। बस 3 ऑक्सीजन चाहिए तो 3 2 6 यानी कि 3 और ये, ठीक है हो गई बैलेंस। इस चीज को याद रखना, फ्लोरीन की रिएक्शन इसके अलग से करवाई, वहां पे तीनों नॉर्मल रिएक्ट करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो थोड़ा सा इसे अलग से देखेंगे। हाँ आपने देखा X प्लस और X माइनस, हाँ, अगर Cl2 है तो किस पे प्लस किस पे माइनस? आपने स्टेटमेंट नहीं सुनी, मैंने बोला 2 तरीके से, एक बार एरो के द्वारा और एक बार बच्चों वाला मेथड X प्लस X नेगेटिव।
है ना। मतलब आपने चार्ज कैसे लगा दिया क्लोरीन पॉजिटिव और क्लोरीन मैंने चार्ज नहीं लगाया, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो बच्चों की तरह जैसे वाटर को तोड़ते हैं ना H+OH, तो मैंने Cl2 को भी तोड़ लिया एक पॉजिटिव और नेगेटिव में। नहीं है समझ में? हाँ उसको ये ऐसा होता नहीं है यार, ये जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव तोड़ रहा हूँ ऐसा होता नहीं है, ये तो बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। आपने बताया अच्छा ये लोन पेयर है, एक ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये X नेगेटिव आएगा, X नेगेटिव में ये HCO प्लस बन जाएगा, तो इसका सॉरी इसमें ऑक्सीजन में प्लस चार्ज हो जाएगा, तो इसके H को ये एब्ट्रैक्ट कर लेगा वापस से। नहीं आया? आया आपको? नहीं आया? फिर ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट मैं इसलिए दो तरीके से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एरो वाले मेथड से नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझ लो। ओ काफी टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, एक रिएक्शन और कर सकते हैं हम लोग। वाटर की रिएक्शन तो भी बहुत है, रिएक्शन विद मेटल, नॉन मेटल, विद ऑक्साइड कर लोगे आप लोग? नहीं, रिएक्शन ऑफ विद ऑक्साइड, विद ऑक्साइड, ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। दो टाइप के ऑक्साइड होते हैं, एक होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। अब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ क्या वाटर में NaOH और कुछ H2 वगैरह रिलीज होगी क्या? होगी? श्योर? पक्का? चलो कर लो, डेफिनेटली कर लो। H2O बनेगा तो वो तो एक्वस ही हो गया, H2O बने तो वो तो एक्वस ही हो गया, तो NaOH ही बनेगा। नहीं आया समझ में? अरे वो तो बैलेंस है यार, वो तो अलग है ना, इसे क्यों देख रहे हो, वो तो बैलेंस है, तो बैलेंसिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। नहीं आएगा, हम नहीं लगा रहे, हमारी मर्जी। सर अपनी मर्जी की प्रोसेस क्या बात कर रहा है, ये तो मैं उससे मजाक कर रहा था, सच में तुझे नहीं पता यार। ऑक्साइड को तो हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनता है, H2 क्यों रिलीज होगा? वो प्योर मेटल तो ना मैंने लिया, तो ऑक्साइड लिया, वहां पे हमने क्या लिया था? मेटल लिया था, ये मेटल का ऑक्साइड है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनेगा, वहां पे मेटल था तो वो डिस्प्लेस कर रहा था, यहाँ पे ऐसा कुछ डिस्प्लेस वाला नहीं है, ठीक है। और वही फिर बच्चों वाला पॉजिटिव नेगेटिव मेथड देखें? नहीं, पक्का? श्योर? क्यों कंफ्यूज? Na में क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, अब 2 नेगेटिव होगा तो इसे क्या चाहिए होगा? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा? वाटर, और ये Na के साथ क्या जाएगा? OH, तो NaOH बना दिया। अब जो वाटर अलग से लिखने के बजाय एक्वस लिख दिया है मैंने, आ गया? हाँ फिर ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ही आएगा है, अब तो छोड़ दो पॉजिटिव नेगेटिव का साथ। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या बनाते हैं ये लोग? एसिडिक सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन। एग्जांपल दो जरा जल्दी से। CO2 प्लस H2O क्या बनाएंगे? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। SO2 प्लस H2O क्या बनाएगा? H2SO3। क्या कहते हैं इसे? सल्फ्यूरस एसिड है। और ये SO3 प्लस H2O इसे क्या कहते हैं? H2SO4। और इस सारी रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे देखो कार्बन का चार्ज कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर +4। यहाँ पे कितना है? कार्बन का ऑब्वियस सी बात है +4। यहाँ पे सल्फर का +4। यहाँ पे सल्फर का +6। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सेंट्रल वाले एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, ठीक है। इसका एग्जांपल आप और भी कर सकते हो, P4O10। अगर आप इसे वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा H3PO4।
यहाँ पे देखोगे तो कितना है ये +5, यहाँ पे कितना है +5। सेम रिएक्शन N2O5 के साथ भी होगी, N2O5 के साथ भी होगी। तो अगर आप वाटर करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या रिएक्ट +5 के फॉर्म में, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि हम क्या बनाए HNO2 बनाए या HNO3 बनाए, तो ऑक्सीडेशन देख लो, HNO3 में वो +5 फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे HNO3 बना दो। तो ये थोड़ा बहुत जो ऑक्सीडेशन नंबर है आपको काम आ जाएगा, तो दो चीजें बन रही होती है। कौन गया? हाँ अच्छा, NO2 के साथ रिएक्शन +H2O, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो HNO2 बन सकता है क्या? बन सकता है, तो उसमें तो +3 है। हैं? क्यों NO2 तो बनता है, दिखा कैसे रह गया? अरे सामने है, दिखाता नहीं क्या? जन्मों से पढ़ते आ रहे हो NO2 को, तो NO2 तो जन्मों से पढ़ते आ रहे हो, दिखा कैसे नहीं रहा है? रुके हम तो। इस पे एक ऑक्सीजन -2 का होता है, एक -1 का। हाँ, इसलिए तो +3 है, +3 होगा HNO2। शाबाश, तो बता दिया ना। बिल्कुल नहीं आया तो हम लोग NO2 में हम लोगों ने अभी जस्ट हमने -I इफेक्ट पढ़ा था, वहां पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या बताया था, पार्शियल पॉजिटिव वन वाला चार्ज बताया था, ठीक है, याद आया? तो यहाँ पे भी अभी 3 है, तो क्या बनेगा ये HNO2। अच्छा बताओ, नाइट्रोजन के न्यूट्रल ऑक्साइड बता दो चलो, अगर आपने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक की बात चली है। न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं ना, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और न्यूट्रल। 4 न्यूट्रल ऑक्साइड के नाम बताओ जरा जल्दी से। CO, NO, नाइट्रोजन के बताने की, किसी के भी बताना। 4 बता दो, किसी की बता सकते हो? 4 बताने, चलो किसी की बता दो। NO, CO, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और H2O घोल लो पानी में, न्यूट्रल ही रहेगा। ये 4 याद रखना, कई बार पूछ लेता, बेसिक सी चीजें हैं। और इसकी 2-3 रिएक्शन और है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट में फिर इसी में ही अभी हार्डनेस और हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के बारे में बताएंगे, और मे बी हो सकता है नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए H2O2 के साथ। और कुछ पूछना? चलिए ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास है फिजिक्स की, आप रेस्ट कीजिए।